हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। इट्स ओके, कंफर्म कर दीजिए। सो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलिए कर दीजिए कंफर्म क्विकली। आज के इस डिस्कशन में हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 1 ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर के, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इसी प्रकार के लगातार क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते रहे हैं इन द पास्ट। सो लेट अस होप कि इसमें और क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? Pricing of goods and services within multi-divisional organization. Pricing of goods and services within single division of the organization. Pricing of goods and services sold to customers in different countries. Pricing of goods and services based on market demand. तो कौन सा ऑप्शन में लगता है that is most appropriate in this case? सो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को हम इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो देयर इज कंपनी ए एंड देयर इज कंपनी बी एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। सो कंपनी ए सेल्स गुड्स टू कंपनी बी और इसके लिए जो प्राइस चार्ज की जाएगी so that price will be the market price. नो अगर हमारे पास कंपनी ए है और कंपनी के ए के अंदर हमारे पास डिवीजन 1 है, डिवीजन 2 है, डिवीजन 3 है। अगर डिवीजन 1 अपने फिनिश गुड्स को डिवीजन 2 को ट्रांसफर करता है और डिवीजन 2 इसी प्रकार से अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को डिवीजन 3 को ट्रांसफर करता है, तो इनके ऊपर वो किस तरह की प्राइस चार्ज करेगा, यानी डिवीजन 1 किस प्रकार की प्राइस को इससे रिकवर करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो यहाँ पे एक्चुअली सेल नहीं किया गया, प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर दिया है विद इन द सेम कंपनी बट टू ए डिफरेंट डिवीजन, और उसके लिए प्राइस क्या चार्ज किया जाएगा। सो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी दिस इज विद इन द कंपनी। सो आंसर ए हमारा बन गया, प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 2, व्हाई इज ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट परमिट्स देम टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग प्राइसेस। इट हेल्प्स टू स्टेम द फ्लो ऑफ टैक्सेशन रेवेन्यू ओवरसीज। इट अलाउज देम टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस ऑल टुगेदर। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो ज़्यादा करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या बनता है? सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बनेगा बी, इट हेल्प्स देम टू स्टेम द फ्लो ऑफ टैक्सेशन रेवेन्यू ओवरसीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में यूज होता है, तो वो टैक्स को बचाने के लिए अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एडजस्ट कर लेते हैं एक दूसरे कंट्रीज के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ट्रांसफर प्राइसेस यूज्ड बाय मल्टीनेशनल्स? मल्टीनेशनल्स जो ट्रांसफर प्राइसेस को यूज करते हैं
कौन कौन से फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं? परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कैपेबिलिटीज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड टैक्सेस ऑन प्रॉफिट्स, मार्केट डिमांड, इंपोर्ट कोटास, कस्टम ड्यूटीज, simple lack of attention to pricing, pricing strategy and value added tax and GST, availability of raw material, production cost and inflation rates. तो कौन सा लगता है that is more appropriate factor क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? So what is the answer for question number 3? तो आंसर बनेगा हमारा ए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कैपेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। बिकॉज वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं देना चाहते, इसीलिए वो ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं जिससे उनका टैक्स सेविंग्स हो सके। ओवर ट्रांसफर प्राइसिंग डिटरमिन्ड, ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे डिटरमिन होता है? मार्केट डिमांड से, गवर्नमेंट रेगुलेशन से, बाय द डिविजन ऑफ मल्टी एंटिटी कंपनीज और बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सो हाउ आर ट्रांसफर प्राइसेस डिटरमिन्ड? क्वेश्चन नंबर 4, so answer here is a C, by divisions of multi-entity companies. So division 1, division 2 को वो ट्रांसफर करता है कितनी प्राइस के ऊपर? Which of the following is not reason for rise of transfer pricing regulations? So ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस को लगातार स्ट्रॉन्ग किया गया है, तो उसके पीछे इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? To prevent flow of taxation revenue overseas, to ensure that multinational corporations pay their fair share of taxes, to increase profits for multinational corporations, to prevent manipulation of prices by multinational corporations. तो कौन सा ऑप्शन आंसर आपको लगता है करेक्ट है? नॉट ए रीजन। इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? सो इट इज सी, टू इंक्रीज प्रॉफिट फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो ये उसके पीछे रीजन नहीं है। तो ये जो रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया गया, स्ट्रेंथन किया गया है, तो बाकी 3 रीजंस हैं, ए है, बी है, डी है, बट सी इज नॉट द रीजन। व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल? सो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर देयर इज ए प्रिंसिपल कॉल्ड आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। Principle of selecting prices arbitrarily to reduce overall tax paid. Principle of setting prices based on bookkeeping. Principle of ensuring that two unrelated and non-disparate parties would agree to a transaction. Principle of limiting how transfer prices can be set. So pricing को लेके there is a concept called arm's length principle. सो आंसर हमारा है सी। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या होता है। तो लेट अस से देयर इज कंपनी ए, देयर इज कंपनी बी। सो कंपनी बी को जब कंपनी ए अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है तो इसके ऊपर ये कमर्शियल प्राइस यूज करते हैं। और इस प्रकार से यूज करते हैं कि ये पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं है। अगर ए कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को, लेटर से सब्सिडरी कंपनी है एस, अगर उसको ये गुड्स बेचती है तो ऐसा पॉसिबल है कि उससे वो कमर्शियल प्राइस चार्ज ना कर रही हो, तो उससे जो टैक्सेशन है वो इम्पैक्ट होता है। क्योंकि थ्रू दैट टाइप ऑफ प्राइसिंग अगर कमर्शियल प्राइस चार्ज ना की जाए तो इन दोनों के प्रॉफिट या लॉस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो प्राइस ए एस से रिकवर करेगा वो उसी प्रकार की प्राइस होनी चाहिए जो वो बी से रिकवर करेगा। यानी अगर वो रिलेटेड पार्टी है
तो उससे वो कंसेशन नहीं देगा, कमर्शियल प्राइस ही चार्ज करेगा। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो आंसर हमारा बन जाता है सी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग? तो इनका पर्पस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू अलाउ मल्टीनेशनल ग्रुप्स टू रिड्यूस देयर ओवरऑल टैक्स, टू प्रोवाइड मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डबल टैक्सेशन, to enforce a tax law based on bookkeeping and to arbitrarily select prices for transactions। इनमें से पर्पस कौन सा है? What is the purpose? So purpose है to provide a method of protecting against double taxation। So double taxation ना लगे उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है। What is advantage of using global transfer pricing policies to determine the arm's length price? तो एडवांटेज क्या है जब ग्लोबल ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज यूज की जाएंगी आर्म्स लेंथ प्राइसिंग को डिटरमिन करने के लिए? द पॉलिसीज कैरी लेस टैक्सेशन रिस्क देन टेलर्ड सॉल्यूशंस टू ईच कंट्री। Policies allow multinational groups to reduce their overall taxes. Policies are based on bookkeeping, and policies allow for arbitrary selection of prices. So which of these appears to be correct one? Question number 8. So which appears to be correct one? Question number 8 के लिए So यहाँ पे आंसर A is the right answer. The policies carry less taxation risk than a tailored solution for each country. तो ये एडवांटेज है जब हम यूज करते हैं ग्लोबल ट्रांसफर प्राइसिंग्स, जब हम आर्म्स लेंथ प्राइसिंग सिस्टम को यूज करेंगे। व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस? द प्राइस एट विच टू अनरिलेटेड एंड नॉन डेस्परेट पार्टीज वुड एग्री टू ए ट्रांजेक्शन, प्राइस सिलेक्टेड आर्बिट्रेरली, प्राइस बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, और प्राइस सेट टू लिमिट हाउ ट्रांसफर प्राइसेस कैन बी सेट। तो ये क्वेश्चन हालांकि रिपीट हो गया है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में है। तो आंसर हियर इज ए। क्वेश्चन 10, व्हाट इज रोल ऑफ OECD ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन? OECD की ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस हैं, उनका क्या रोल है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? टू लिमिट how transfer prices can be set, to provide method of protecting against double taxation, to allow multinational groups to reduce their overall taxes, and to select prices arbitrarily based on bookkeeping. So कौन सा आंसर appropriate बनेगा for this purpose? Question number 10. तो आंसर here will be A. To limit how transfer prices can be set. ट्रांसफर प्राइसेस को कैसे सेट किया जाए तो उसको रिलेटेड करने का रोल है। व्हाट इज कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल प्राइस मेथड फॉर यूज्ड फॉर? सो ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स में एक मेथड है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस CUP। इस मेथड को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? Comparing the price at which controlled transaction is conducted to the price at which a similar controlled transaction is conducted. Comparing the price at which controlled transaction is conducted to the price at which comparable uncontrolled transaction is conducted. Determine cost of goods sold by adding appropriate markup to cost of material and labor, or working backward from the transaction taking place at the next stage in the supply chain. Comparable अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड इनमें से किस पर्पस के लिए यूज होता है या कहां यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 11. So it is used when
comparing the price at which controlled transaction is conducted to price at which comparable uncontrolled transaction is conducted। तो एक तरफ हम लेंगे कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन और दूसरी तरफ हम ले लेंगे अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस। सो जब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है तो तब हम यूज करेंगे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। व्हाट इज कॉस्ट प्लस मेथड? कॉस्ट प्लस मेथड क्या होता है? अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग, comparing the price at which controlled transaction is conducted to the price at which comparable uncontrolled transaction is conducted, determining cost of goods sold by adding appropriate markup to cost of material and labor, working backwards from the transaction taking place at the next stage in the supply chain, or comparing the price at which controlled transaction is conducted to the price at which similar controlled transaction is conducted. So cost plus method. So कौन सा स्टेटमेंट इस मेथड को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पे हमारा आंसर बनता है बी, डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड by adding an appropriate markup to the cost of material and labor। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सेल की गई उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए उनमें ऐड कर दिया जाएगा सम एप्रोप्रिएट मार्कअप। व्हाट इज रीसेल प्राइस मेथड यूज्ड फॉर? ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर रीसेल प्राइस मेथड हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर देखिए कौन सा आंसर बनता है। रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन ट्राई टू फाइंड द आंसर। आंसर हमारा बनेगा डी। रीसेल प्राइस में हम क्या करते हैं? वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस एट नेक्स्ट स्टेज इन द सप्लाई चेन। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेज को हम ले लेते हैं सप्लाई चेन के विद इन और फिर हम बैकवर्ड वर्किंग करते हैं ट्रांजैक्शन की प्राइसिंग करने के पर्पस के लिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए। जिन जिन का भी रहता है, एंड आई एम श्योर जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कर रहे होंगे, बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे प्रैक्टिस के लिए तो फिर आपका जो स्कोरिंग है जो आ सकता है वो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें और उसके लिए क्वेश्चन बैंक आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लेकिन मैं अभी भी नोट कर रहा हूँ अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक पूरा नहीं हुआ है। तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन आप लाइक डिसलाइक को ज़रूर कंप्लीट कर दीजिए। व्हाट इज़ मेन चैलेंज बाय यूजिंग कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड? मेन चैलेंज क्या है जब हम CUP मेथड को यूज़ करते हैं? Finding transactions which are sufficiently comparable, determining cost of goods sold by adding an appropriate markup to cost of material and labor, working backwards from the transaction taking place at the next stage in the supply chain, or comparing price at which controlled transaction is conducted to the price at which controlled transaction is conducted। तो दो प्राइसेस को कंपेयर करना। So what is the main challenge? So main challenge lie करता है finding the transaction which are sufficiently comparable। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करेंगे ऐसी प्रोडक्ट्स का जो कंपेरेबल नहीं है या sufficiently comparable नहीं है, we will not be able to draw proper conclusion। तो proper conclusion draw करने के लिए हम उन ट्रांजेक्शन्स की तलाश करेंगे। We will try to find out those transactions which are properly or sufficiently comparable। What does cost plus method determine arm's length price based on?
सो जो कॉस्ट प्लस मेथड है वो आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमिन करने में कैसे बेस्ड है? प्राइस एट विच कंट्रोल ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड, price at which comparable uncontrolled transaction is conducted, cost incurred by selling party in manufacturing, purchasing the goods or services provided, or transactions taking place at next stage in the supply chain. तो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर आपको करेक्ट लग रहा है. Sorry friends, read all options carefully. और फिर आंसर करिए. क्वेश्चन नंबर 15. तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा हमारा सी. सो व्हाट डज कॉस्ट प्लस मेथड डिटरमिन द आर्म्स लेंथ प्राइस बेस्ड ऑन? तो इट इज कॉस्ट इनकर्ड बाय द सेलिंग पार्टी. तो जो सेलिंग पार्टी की कॉस्ट बनी है मैन्युफैक्चर करते समय, परचेज करते समय या सर्विसेज प्रोवाइड करते समय. व्हाट इज रीसेल प्राइस मेथड यूज्ड फॉर? रीसेल प्राइस मेथड ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर कब यूज किया जाता है? टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टू कंपेयर ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग इंटेंजिबल गुड्स, टू डिटरमिन आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड टू एन अनरिलेटेड थर्ड पार्टी, और टू डिटरमिन प्रॉफिट्स गेन्ड फ्रॉम यूजेज ऑफ टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन 16 के लिए क्या आंसर रहेगा? सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें. सो आंसर हियर विल बी सी. टू डिटरमिन आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू अनरिलेटेड थर्ड पार्टी, यानी कमर्शियल प्राइस चार्ज करना. हाउ इज एप्रोप्रिएट ग्रॉस मार्जिन डिटरमिन अंडर रीसेल प्राइस मेथड? रीसेल प्राइस मेथड में एप्रोप्रिएट ग्रॉस मार्जिन को कैसे डिटरमिन करना है? बाय एग्जामिनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर, बाय कंपेयरिंग transactions to other third party transactions, by subtracting selling price from cost of goods sold, by adding a random percentage to the selling price. देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है क्वेश्चन नंबर 17 में. Which options appear to be correct? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो है बी, दैट इज बाय कंपेयरिंग ट्रांजैक्शंस टू थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस. हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस मार्जिन को डिटरमिन करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज द रीसेल प्राइस मेथड फ्लेक्सिबल फॉर? रीसेल प्राइस मेथड जो है वो फ्लेक्सिबल है. तो किस टाइप की ट्रांजैक्शंस के लिए वो फ्लेक्सिबल है? ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग इंटेंजिबल गुड्स, transactions involving tangible goods, transactions between manufacturers and distributors, and transactions involving payment of royalties. Question number 18. What will be the answer? तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? What type of transaction is resale price method flexible for? So it is flexible for transactions involving tangible goods. तो tangible goods को लेकर के जो transactions हैं उनके अंदर it is flexible. In what situation is it best to use resale price method? resale price method को अगर हम यूज करते हैं तो बेस्ट सूटेड वो कहाँ पे है? सो ऑल ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करें. क्वेश्चन नंबर 19. Yes, I'm waiting. Question number 19.
क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर सी इज द करेक्ट वन। सो जहां पे डेटा का अवेलेबिलिटी है और कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस हैं, ओनली इन दोज द रीसेल प्राइस मेथड इज मोस्ट सुटेबल। हाउ इज आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज डिटरमिन्ड यूजिंग रीसेल प्राइस मेथड। अगर हम रीसेल प्राइस मेथड को यूज करें तो रॉयल्टीज की पेमेंट हम कर रहे हों तो आर्म्स लेंथ प्राइस को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। By working backward from cost involved in development of technological know-how, by examining conditions under which goods or services are sold, by subtracting appropriate gross margin from price at which distributor sold the product, or by working backward from the profit gained based on uses of the know-how. Question number 20. So question number 20 के लिए आंसर हमारा बनता है डी, by working backward from the profits gained based on uses of know-how. Question 21. What are two most common non-traditional methods for determining arm's length price? आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमिन करने के लिए दो मोस्ट कॉमन नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से हैं? कंपेरेबल एंड रेजिडुअल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, या कॉस्ट प्लस एंड रीसेल प्राइस मेथड, या प्रॉफिट स्प्लिट एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, या कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस एंड ट्रांजैक्शनल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। तो विच वन इज मोर एप्रोप्रिएट? क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट? क्वेश्चन नंबर 21। तो आंसर हियर इज सी, प्रॉफिट स्प्लिट एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। व्हेन इज प्रॉफिट स्प्लिट मेथड टिपिकली यूज्ड? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड को आमतौर के ऊपर कब यूज किया जाता है, टिपिकली कब उसको यूज किया जाता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करिए। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। When business involved in examination transactions are too integrated to allow for separate evaluation, when companies involved have high level of trust, when companies involved have low level of trust, या when transactions involve transfer of goods, तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कब यूज होता है? So it is used when business is involved in the examined transactions are too integrated to allow for separate evaluation. Separate evaluation जब नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑपरेशन इतना इंटेग्रेटेड है, तो तब इसको यूज करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और टेकअप कर लेते हैं। इन प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हाउ इज अल्टीमेट प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम एंडेवर स्प्लिट? तो इस मेथड में अल्टीमेट प्रॉफिट को कैसे डिराइव किया जाता है? इक्वली अमंग पार्टिसिपेटिंग कंपनीज, based on amount of revenue generated by each company, based on level of contribution of each company, या based on number of employees in each company. Question 23 and the last question for this session. So question 23, what shall be the answer? तो answer here will be C, based on level of contribution of each company. चलें फ्रेंड्स, आज का ये सेशन वाइंड अप करने से पहले इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उस मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपना
मैसेज टाइप कर सकते हैं। वी विल सूटेबली आंसर योर क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।